तो हम डिपॉजिट वाला चैप्टर अपना कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में बात किया था डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर किस तरह से ले सकते हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी। लास्ट क्लास में कोई डाउट किसी का? एनी डाउट इन द लास्ट क्लास? नो सर। ठीक है, आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट को रिपे किस तरह से किया जाएगा? हाउ टू रिपे डिपॉजिट। Every deposit accepted by the company under section 73 subsection 2 shall be repaid with interest in accordance with the term and condition of the agreement। जो डीड बनेगी डिपॉजिट्स की, उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन होगी, तो रिपेमेंट की जो रिपेमेंट होगी डिपॉजिट की अलोंग विद इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन होगी। अगर कंपनी इफ कंपनी फेल टू रिपे डिपॉजिट, सेक्शन 73 सब सेक्शन 4 क्या कहता है कि अगर कंपनी फेल हो जाती है, वेयर कंपनी फेल टू रिपे डिपॉजिट और पार्ट देयर और एनी इंटरेस्ट देयर अंडर सेक्शन 73 सब सेक्शन 3, द डिपॉजिटर कंसर्न मे अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल फॉर एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द कंपनी टू पे द सम ड्यू और फॉर एनी लॉस और डैमेज incurred by him as a result of such non-payment and for such other order has the tribunal made in it। ये कहना चाह रहा है कि जहां पर कंपनी फेल हो जाती है टू रिपे द डिपॉजिट और अ पार्ट देयर ऑफ, अगर कोई डिपॉजिट या इंटरेस्ट पे करने में फेल हो जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? डिपॉजिटर अप्लाई कर सकते हैं किसको? ट्रिब्यूनल को, फॉर एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द कंपनी टू पे द सम ड्यू फॉर एनी लॉस और डैमेज इंकर्ड बाय हिम एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन पेमेंट। तो डिपॉजिटर एनसीएलटी के पास जाके अप्लाई कर सकता है और डिमांड कर सकता है कि सर जो भी हमें लॉस हुआ है वो रिकवर करवाया जाए। यूटिलाइजेशन ऑफ डिवेंचर रिपेमेंट डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व, सबसेक्शन 5, द डिपॉजिट repayment reserve referred to in section 73 subsection 2 clause C shall not be used by the company for any purpose other than the repayment of deposit। और जो भी रिपेमेंट की जाएगी वो DRR डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व से किया जाएगा और इसका यूज किसी दूसरे पर्पस से नहीं किया जाएगा। क्लियर है? यस सर। रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013 से पहले जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट किए गए थे उनकी पेमेंट कैसे होगी? वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, amount of such deposit or part thereof or any interest due thereon remain unpaid on such commencement or become due at any time thereafter, the company shall file within a period of 3 months from the such commencement or prior the date on which such payment are due with the registrar a statement of deposit accepted by the company, and some remain unpaid on the amount with interest payable thereon, along with the agreement made for such repayment, notwithstanding anything contained in any law for time being in force under the terms and conditions of to which the deposit was accepted। ये कहना चाह रहा है कोई भी डिपॉजिट किसी कंपनी ने कंपनीज एक्ट 2013 के कमर्स होने से पहले एक्सेप्ट किया था, उसके रिपेमेंट कैसे होगी? शैल और अभी भी अगर जब कंपनीज एक्ट 2030 कमेंस हुआ और वो डिपॉजिट अनपेड थे, तो उसमें क्या होगा? कंपनी शैल फाइल विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द कमेंसमेंट और फ्रॉम द डेट ऑन विच पेमेंट आर ड्यू विद द आरओसी स्टेटमेंट ऑफ डिपॉजिट accepted by the company and some remaining unpaid
on such amount with interest payable thereon along with the arrangement made for such repayment. आरओसी में स्टेटमेंट कंपनी फाइल करेगी, ये बताएगी कि कितना उन्होंने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, कितना वो क्या है रिपेबल है, कितना वो क्या है पेबल है, तो उसके बारे में सारे का सारा बताया जाएगा. रिपे विद इन 3 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑन और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ विच डिपॉजिट वाज एक्सेप्टेड व्हिचएवर इज अर्लियर. ये कहना चाह रहा है. और जब कंपनीज एक्ट कमेंस हो जाएगा उसके 3 साल के अंदर अंदर उसको क्या किया जाएगा, या तो 3 साल या फिर ऑन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच द डिपॉजिट वाज एक्सेप्टेड व्हिचएवर इज अर्लियर. तो ये उसकी बात करके यहाँ पर चल रहा है. इसमें कोई डाउट भाई? अगर कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था कंपनीज एक्ट 2013 के कमेंस होने से पहले, तो पहले तो कंपनी क्या करेगी, आरओसी में उस डिपॉजिट से रिलेटेड स्टेटमेंट फाइल करेगी. कितने नंबर ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं, और भाई रिपेमेंट क्या है, कितना अमाउंट पे रिपे है, रिपेमेंट करनी है, और इंटरेस्ट कितना पे करना है. और ये वाले डिपॉजिट जो रिपे किए जाएंगे या तो 3 साल जब कंपनीज एक्ट कमेंस हुआ उसके 3 साल के अंदर, या फिर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच डिपॉजिट वर एक्सेप्टेड व्हिचएवर इज अर्लियर. तो इनमें से जो अर्लियर होगा उसमें वो किया जाएगा. क्लियर है? समझ आ गई? Yes, sir. एनी डाउट? Yes, sir. Power of the tribunal to allow further time to repay deposit. Tribunal may, on application made by the company after considering the financial condition of the company, the amount of deposit or part thereof and the interest payable thereon, and such other matter, allow further time as considered reasonable by the company to repay the deposit. मान लो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो कंपनी क्या कर सकती है, अगर कंपनी डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट पे नहीं कर पाई तो एनसीएलटी में अप्लाई करके फर्दर टाइम अपना ले सकती है. लायबिलिटी ऑफ कंपनी ऑफिसर्स इन केस ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद द सेक्शन 74 subsection 1 and 74 subsection 2. अगर कंपनी, if a company failed to repay the deposits or part thereon or any interest thereon within the time specified under section 74 subsection 1, or such further time has may be allowed by the tribunal section 74 subsection 2, the company shall, in addition to the payment of amount of deposit or part thereon and interest due, be punishable with fine which shall not be less than 1 crore rupees but which may extend to 10 crore rupees. कंपनी के ऊपर फाइन भी लगेगा, कम से कम मिनिमम फाइन कितने का लगेगा, 1 करोड़ रुपए का, और मैक्सिमम फाइन कितने का लगेगा, 10 करोड़ रुपीस का. And every officer of the company who is in default shall be punishable with imprisonment which may extend to 7 years. जो ऑफिसर होंगे उनको कितने साल की सजा हो सकती है, उनको 7 years की सजा हो सकती है, 7 years. और विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25 लाख, और फाइन कितना लगेगा, 25 लाख रुपीस. क्लियर है? बट विच में एक्सटेंड टू 2 करोड़ रुपीस, बट विच में एक्सटेंड टू 2 करोड़ रुपीस. एनी डाउट? क्लियर है? क्लियर है? लायबिलिटी का पता चल गया? जी सर. आगे Yes, बढ़ते sir. हैं. Yes, sir. अब आता है लाइबिलिटी ऑफ ऑफिसर इन केस ऑफ फेलियर टू रिपे डिपॉजिट विद इंटेंट ऑफ फ्रॉड. ये कहना चाह रहा है लाइबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स इन केस ऑफ फेलियर टू repay deposit with intent to failure to repay deposit with intent of
फ्रॉड, भाई जहां पर फ्रॉड हो, where a company failed to repay the deposit or part thereof or any interest thereon referred to in section 74 within the time specified in subsection 1 of that section, and such further time has may be allowed by the tribunal under subsection 2 of that section, and it is proved that deposit has been accepted with intent to defraud the depositor or for any fraudulent purpose. Every officer of the company who was responsible for the acceptance of deposit shall, without prejudice to the provision contained in subsection 3 of that section and liability under section 447 be personally responsible without any limitation of the liability for all or any of the losses or damage that may have been incurred by the depositor. ये कहना चाह रहा है कि भाई वेयर द कंपनी फेल टू रिपे द डिपॉजिट, जहां पर कंपनी किसी भी डिपॉजिट को या इंटरेस्ट को फेल करने में, वो रिपे करने में फेल हो जाती है ना, या फिर रेफर टू इन सेक्शन 74 विद इन द टाइम स्पेसिफाई अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ दैट सेक्शन एंड सच फर्दर टाइम हैज मे बी अलाउड बाय द ट्रिब्यूनल एंड इट इज प्रूव दैट द डिपॉजिट हैज बीन एक्सेप्टेड विद इंटेंट टू डिफ्रॉड द डिपॉजिटर, और जो डिपॉजिट कंपनी ने एक्सेप्ट किए हैं वो फ्रॉड करने के पर्पज से एक्सेप्ट किए हैं, तो उस केस में क्या होगा, एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु वाज रिस्पांसिबल फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ सच डिपॉजिट shall without prejudice to the provision contained in subsection 3 of that section and liability under section 447 be personally responsible. तो 447 के अंदर वो क्या होंगे, पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हो गया पर चलेंगे। समझ आ गई, क्लियर है? उनके ऊपर फ्रॉड का केस लगेगा। Any suit proceeding or जी other सर। action may be taken by person, group of person, or any association of person who had incurred any loss as a result of failure of the company to repay the depositor or part any interest thereon, और कोई भी लॉस अगर डिपॉजिटर को हुआ है, any suit proceeding action act may be taken by any person, group of person, association of person who had incurred any, मतलब मान लो किसी डिपॉजिटर ने कोर्ट के अंदर अपना केस फाइल किया, केस फाइल करने की वजह से उसको कोई क्या हो गया, लॉस हुआ, कोई खर्चे हुए, तो वो सारे का सारा लॉस कौन बियर करेगा, कंपनी बियर करेगी। क्लियर है, समझ आ गई? जी सर। अब बात करते हैं ये वाली क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। Creation of security, rule 6 of the company acceptance of deposit. For the purpose of providing security, every company referred to in subsection 2 of section 73 and every eligible company inviting secure deposit shall provide for the security by way of charge on the asset of the company. कोई भी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, चाहे वो मेंबर से कर रही है सेक्शन 73 के अंदर, चाहे कोई भी एलिजिबल कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, तो वो क्या करेगी, अपनी जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के बदले में जो भी प्रॉपर्टी पे अपनी क्या करेगी, चार्ज क्रिएट करेगी, सिक्योरिटी क्रिएट करेगी एसेट ऑफ द कंपनी एज रेफर टू इन द शेड्यूल 3 एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट को छोड़ के जो भी कंपनी की एसेट है उन पे चार्ज क्रिएट किया जाएगा फॉर द ड्यू रिपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट देयरऑन और द अमाउंट व्हिच शैल नॉट बी लेस देन द अमाउंट रिमेनिंग अनसिक्योर्ड बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई जितना भी अमाउंट अनसिक्योर्ड है उतने अमाउंट का आप क्या करोगे, चार्ज क्रिएट करेंगे इस पे, एसेट ऑफ द कंपनी। प्रोवाइड दैट इन केस ऑफ डिपॉजिट व्हिच आर सिक्योर्ड बाय द चार्ज ऑन द एसेट रेफर टू इन द शेड्यूल 3 ऑफ द एक्ट एक्सक्लूडिंग द इंटेंजिबल एसेट, अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट पेबल thereon shall not exceed the market value of such asset as assessed by the registered value। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो अगर कोई डिपॉजिट जो है सिक्योर किया गया है बाय क्रिएटिंग द चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी, तो जो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट होना चाहिए, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जो होगा वो क्या नहीं होना चाहिए, शैल नॉट बी मोर देन द
market value of the asset of the company, market value of the asset has assessed value registered. क्लियर है, समझ आ गई? एक्सप्लेनेशन काट दो, नीचे आते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? No, sir. Yes, sir. द सिक्योरिटी आगे बात करते हैं। The security not being in the nature of a pledge. The security not being in the nature of pledge for deposit has specified in Subrule 1 shall be created in favor of trustee for the depositor on the specific movable property of the company, specific immovable property of the company, wherever situated or any other interest there. तो इनके ऊपर आप कर सकते हो, बट कौन सी एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता? कोई मुझे बताएगा? इंटेंजिबल एसेट सर। इंटेंजिबल एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता, बाकी मूवेबल इमूवेबल जो भी हैं उनके ऊपर चार्ज क्रिएट हो सकता है। आगे बात करते हैं। अब हमारा आता है सेक्शन 76, acceptance of deposit from the public by the certain company। अच्छा, acceptance of deposit पब्लिक से कौन कर सकता है? acceptance of deposit from the public by the certain company। सर्टेन कंपनी से एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, कौन सी सर्टेन कंपनी होती है ये? विच टाइप ऑफ सर्टेन कंपनीज आर देयर? यहाँ पे एलिजिबल कंपनी की बात कर रहा है, एलिजिबल कंपनी यहाँ पे बात कर रहा है एलिजिबल कंपनी की। क्लियर है? चलो, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक बाय द सर्टेन कंपनी। अब एलिजिबल कंपनी ही क्या कर सकती है? जिस कंपनी का नेटवर्थ जो है 100 करोड़ है, टर्नओवर जो है 500 करोड़ है, या तो नेटवर्थ या टर्नओवर, वो एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट कहां से? फ्रॉम द पर्सन अदर देन मेंबर सब्जेक्ट टू द कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 73 एंड सब्जेक्ट टू सच रूल as the central government may in consultation with the reserve bank of India prescribe। इसके लिए क्या कर सकती है कि भाई पब्लिक से एक एलिजिबल कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट। जो सेक्शन 73 सब सेक्शन 2 की रिक्वायरमेंट है वो सेम टू सेम रहेगी, और कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन कंसल्टेशन विद आरबीआई प्रिस्क्राइब की गई है। फर्दर provided that such companies shall be required to obtain the rating including the net worth, liquidity, ability to pay its deposit from the recognized credit rating agency for informing the public, and rating given to the company at a time of invitation of deposit from the public which ensure adequacy of safety, and the rating shall be obtained every year during the tenure of the deposits। ये कंपनी क्या करेगी? किसी रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से एक रेटिंग लेके चलेगी, जो जब भी कंपनी डिपॉजिट के लिए इनविटेशन देगी तो उससे पहले क्रेडिट रेटिंग लेके यहाँ पर चलेगी, जिससे वो इंश्योर करेगी पब्लिक को कि उनके पास एडुकेट सेफ्टी है, और हर साल जब तक डिपॉजिट का टेन्योर रहेगा हर साल क्रेडिट रेटिंग लेके चलेगी। क्लियर है? Yes, sir. आगे बात करते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट every company accepting secure deposit from the public shall within 30 days from the acceptance create a charge on the asset of amount not less than amount of the deposit accepted in favor of deposit holder in accordance with the such rule has been prescribed।
ये कहना चाह रहा है कि जो भी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है पब्लिक से, तो वो विद इन 30 डे ऑफ सच एडेप्टेंस क्या करेगी, जितने भी वैल्यू के डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं उतनी वैल्यू के क्या करेगी, एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करेगी, उसकी बराबर तक की वैल्यू का एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करेगी। बाकी प्रोविजन जो हमने ऊपर पढ़े वो एज इट इज सेम टू सेम अप्लाई होकर यहाँ पर चलेंगे। क्लियर है? तो इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, क्रेडिट रेटिंग लिया जाएगा और सिक्योर्ड होने चाहिए ये। क्लियर है? Yes, बोलो sir. बच्चों, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब आता है पुनिशमेंट अंडर सेक्शन 76 से फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 76 एंड सेक्शन 73। कोई भी कंपनी सेक्शन 73 और सेक्शन 76 के प्रोविजन को फॉलो नहीं करती तो उस पर क्या कॉन्ट्रावेंशन लगेगी। कंपनी की अगर मैं बात करूं, इन एडिशन टू द पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट और पार्ट thereof and the interest thereon, the company shall be punishable with a fine which shall not be less than 1 crore or twice of the amount deposit accepted by the company whichever is lower but which may extend to 10 crore। ये कहना चाह रहा है कि मिनिमम फाइन लगेगा कितना, 1 करोड़ या फिर 2 times of the amount of deposit accepted। इनमें से whichever is lower, इनमें से whichever is lower एंड मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10 करोड़। एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट 7 साल की सजा हो सकती है। मिनिमम फाइन 25 लाख का हो सकता है, मैक्सिमम फाइन 2 लाख का हो सकता है। अगर किसी पर्पज से कंपनी ने क्या किया है, वेयर इट इज प्रोवाइडेड दैट इफ इट इज प्रूव दैट ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट हैज कॉन्ट्रावेंट द प्रोविजन knowingly and willful with the intention to deceive the company, or its shareholder or depositor or creditor or tax authority, he shall be liable for action under section 447। तो सिचुएशन में सेक्शन 447 में भी क्या लगेगा, फ्रॉड का केस लग के यहाँ पर चलेगा। क्लियर है, समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़े, जी सर। आगे बढ़े। Yes, sir. अब बात करते हैं ट्रस्टी फॉर द डिपोजिटर। जो हमने डिवेंचर में ट्रस्टी पढ़ा था ना, जो हमने डिवेंचर के टाइम पे ट्रस्टी पढ़ा था, Yes, sir. दिस इज जस्ट लाइक सेम। रूल 7 ऑफ द कंपनी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ, क्या कहना चाह रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर। 1 सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे आ रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर। नो कंपनी रेफर टू इन सबसेक्शन 2 और सेक्शन 73 या एलिजिबल कंपनी शैल इशू सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग सिक्योर डिपॉजिट अनलेस द कंपनी हैज अपॉइंट one or more trustee for the depositor for creating security for the depositor। कि जब तक कंपनी क्या ना कर ले, किसी ट्रस्टी को अपॉइंट ना कर ले, जब तक कंपनी किसी ट्रस्टी को अपॉइंट ना कर ले तब तक कंपनी कोई भी सर्कुलर, या तो मैं सेक्शन 73 की बात करूं या एलिजिबल कंपनी की बात करूं,
वो कोई भी सर्कुलर इशू नहीं कर सकती। रिटन कंसेंट शैल बी ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रस्टी फॉर द डिपॉजिटर before their appointment, and statement shall be appear in the circular or circular in the form of advertisement with reasonable prominence to effect that the trustee for the depositor have given their consent to the company to be so appointed। ये कहना चाह रहा है कि एक रिटन कंसेंट भी जो है दी जाएगी। A written consent shall be obtained from the trustee for the depositor before their appointment, and a statement shall appear in the circular or circular in the form of advertisement with reasonable prominence to effect that the trustee for the depositor has been given their consent to the company। तो उनके क्या होगा, रिटन कंसेंट भी दी जाएगी। जो डिपॉजिट ट्रस्टी होंगे डिपॉजिटर के, वो रिटन कंसेंट भी देके यहाँ पर चलेंगे। द कंपनी शैल एग्जीक्यूट अ डिपॉजिट ट्रस्ट डीड। कंपनी एक डिपॉजिट ट्रस्ट डीड, जैसे हम SH12 बना रहे हैं, जैसे SH12 बनता है ऐसे ही क्या बनेगा, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड भी बनेगी एज DPT 2 के अंदर। A person who cannot be appointed as deposit trustee, सेम टू सेम जिस सिचुएशन में हमें डिवेंचर ट्रस्टी की बात करी थी, सेम सिचुएशन डिपॉजिट ट्रस्टी की है। कौन सा पर्सन है जो डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट नहीं हो सकता? पहला, अ पर्सन हु इज डायरेक्टर KMP or any other officer or employee of the company, of its holding company, subsidiary company, associate company, depositor of the company, indebted to the company, it is subsidiary company, holding company, associate company, has any material pecuniary relationship with the company, has entered into any guarantee arrangement in respect of principal debt secured by the depositor or interest thereon, and is related to any person specified in clause A। तो ये सारे के सारे क्या है, दिस ऑल आर, ये क्या है, द पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंट द, ये पर्सन एज अ डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट नहीं हो सकते। कौन कौन से नहीं हो सकते? कि कोई भी पर्सन डायरेक्ट कंपनी से लिंक हो, जिसका कोई भी डायरेक्टर हो, KMP हो, कोई एम्प्लॉई हो, या तो कंपनी का हो या उसकी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी का हो, या फिर वो इंडेप्टनेस टू द कंपनी हो, या इसकी सब्सिडरी कंपनी में हो, कि भाई जिसने कंपनी से कोई डेट लिया दिया हो, या जिसकी कंपनी के साथ कोई इंपॉर्टेंट पेक्यूनियरी मतलब मॉनेटरी रिलेशनशिप हो, या जिसने कंपनी को कोई गारंटी दी हो, तो ऐसे अपॉइंट वो पर्सन नहीं हो सकता। क्लियर है? Yes, sir. Removal of Yes, sir. deposit trustee। How to remove a deposit trustee? Not trustee for depositor shall be removed from office after the issue of circular or advertisement and before the expiry of term, except with the consent of all directors present at the meeting of board of the director, provided that in case the company is required to have independent director, at least one independent director shall be present in the meeting। कि भाई कोई भी किसी भी डिबेंचर ट्रस्टी को, डिपॉजिट ट्रस्टी को ऐसे रिमूव नहीं किया जाएगा अगर सारे के सारे डायरेक्टर कंसेंट दे दें जो मीटिंग में प्रेजेंट हैं, तो भाई तब रिमूव किया जा सकता है। या फिर किसी कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी है, तो वहां पर अगर मीटिंग के अंदर एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट है, तो उस डिपॉजिट ट्रस्टी को रिमूव किया जा सकता है। क्लियर है? Yes, Yes. sir. हाँ, ड्यूटीज ऑफ ट्रस्टी फॉर द डिपॉजिटर, रूल 8, सेम ड्यूटी जो हमने डिबेंचर ट्रस्टी की पढ़ी थी। पहला, इंश्योर दैट द एसेट ऑफ द कंपनी on which the charge is created together with the amount of deposit insurance are sufficient to cover the repayment of principal amount of secure deposit outstanding interest accrued thereon। वो ये करेगा कि भाई कंपनी ने जिस एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया हुआ है, तो वो चेक करेगा डिपॉजिट ट्रस्टी कि क्या वो एग्जैक्ट में उसकी वैल्यू उतनी ही है जितने के हमारे पास
डिपॉजिट है या उससे कम है या ज्यादा है, व्हाटएवर जो भी है वो इंश्योर करेगा। दूसरा, satisfy himself that the circular or advertisement inviting deposit does not contain any information which is inconsistent with the terms of deposit scheme or with the trust deed or is in comply with the rules or provision of the act to ensure that the company does not commit any breach of given or provision of the trust deed। ये कहना चाह रहा है कि कंपनी डज नॉट कमिट एनी ब्रीच ऑफ द टर्म्स ऑफ द ट्रस्ट डीड एंड टू टेक सच रीजनेबल स्टेप हैज मे बी नेसेसरी टू प्रोक्यूर अ रेमेडी फॉर any breach of the covenant of trust deed and the term of the invitation of deposit, to take all such steps to call a meeting of holder of depositor as and when such meeting is required to be held, and to supervise the implementation of condition regarding the creation of security। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सेम टू सेम है जो हमने डिवेंचर ट्रस्टी की उसमें पढ़ा था। क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे का Yes, कोई sir. डाउट हो किसी मैटर को लेके तो मुझे बता सकता है, देन हम आगे बढ़ेंगे। No, sir, no doubt. आगे हमारे पास आता है मीटिंग ऑफ डिपोजिटर। आगे हमारे पास आता है मीटिंग ऑफ डिपोजिटर। रूल 9 ऑफ द कंपनी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014, द ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर शैल कॉल अ मीटिंग फॉर ऑल द डिपॉजिटर ऑन, या तो 1/10 ऑफ द डिपॉजिटर ने रिक्वेस्ट की हो, या फिर on happening of any event which constitute default or which in opinion of the trustee for depositor affect the interest of the depositor। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई या तो 1/10 ऑफ द डिपॉजिटर ने क्या किया हो, रिक्वेस्ट किया हो, या फिर कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया हो, तब डिपॉजिटर क्या कर सकता है, मीटिंग बुला सकता है। फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर डिपॉजिट, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर डिपॉजिट, रूल 10 of the company acceptance of deposit rule 2014, and from the commencement of these rule no company shall accept, renew and any deposit whether secured or unsecured unless application in such form as specified the company is submitted by the intending depositor for the acceptance of such deposit। The form of application shall contain declaration by the intending depositor to the effect that the depositor is not being made out, the deposit is not being made out of the money borrowed by him from any person। तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी कंपनी किसी डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, किसी डिपॉजिट को रिन्यू नहीं कर सकती, चाहे वो सिक्योर हो अनसिक्योर है, जब तक कि फॉर्म जो है डिपॉजिटर के द्वारा कंपनी को दिया ना जाए, उसके रिगार्डिंग फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट ना किया जाए। द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन शैल कंटेन द डिक्लेरेशन बाय द इंटेंडिंग डिपॉजिटर, और उस फॉर्म के अंदर ये डिक्लेरेशन भी दी जाएगी डिपॉजिटर के द्वारा टू द फैक्ट दैट द डिपॉजिट इज नॉट बीइंग मेड आउट ऑफ द मनी बोरोड बाय, उसमें से नहीं दिया। क्लियर है? जी सर। पावर टू नॉमिनेट, रूल 11 ऑफ द कंपनी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। रूल 11 क्या कहता है, एवरी डिपॉजिटर में at any time nominate any person to whom his deposit shall vest in the event of death, and the provision of section 72 shall, जो नॉमिनेशन वाला प्रोविजन है वो सेम टू सेम जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सेम टू सेम अप्लाई होगा कि भाई कोई भी डिपॉजिटर अपने बिहाफ पे किसी भी पर्सन को एज अ नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है कि जो डिपॉजिट है जब उसकी डेथ हो जाएगी वो उसको ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Furnishing of deposit receipt to deposit. Rule 12. Every company shall, on acceptance or renewal of deposit, furnish to the depositor or his agent or receipt of the amount received by the company within a period of 21 days from the date of receipt of the money or realization of check for the date of renewal। जब एक डिपॉजिटर ने
जब एक डिपॉजिटर ने कंपनी को या तो पैसा दिया, या उसका चेक जब रियलाइज हुआ, या फिर जब डिपॉजिट रिन्यू हुई, उसके 21 डेज के अंदर अंदर, जैसे ही पैसा कंपनी को रिसीव हो जाएगा या उसके एजेंट को रिसीव हो जाएगा, उसके 21 के डेज के अंदर अंदर कंपनी क्या कर देगी, उस डिपॉजिटर को डिपॉजिट रिसिप्ट इशू कर देगी। समझ आ गई? उसको डिपॉजिट रिसिप्ट फर्निश कर देगी। द रिसिप्ट रेफर्ड इन सब रूल शैल बी साइंड बाय द ऑफिसर ऑफ द कंपनी duly authorized by the board in this behalf and shall state the date of deposit, name and address of the depositor, amount received by the company as deposit, rate of interest payable thereon and the date on which the deposit is repayable। ये सारे का सारा जैसे शेयर सर्टिफिकेट होता है ऐसे ही डिपॉजिट रिसीट होती है। यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। No, sir. Maintenance of liquid asset and creation of deposit repayment reserve. Rule 13 of the Company Acceptance of Deposit Rule 2014. Every company referred to in section 73 subsection 2. Every eligible company shall on or before the 30th day of April of each year, हर साल 30 अप्रैल या उससे पहले कंपनी क्या करेगी, डिपॉजिट करेगी द सम स्पेसिफाई इन द क्लोज सी of the said subsection with any scheduled bank, and the amounts of deposit shall not be utilized for any purpose other than the repayment of deposit, provided that amount remaining deposit shall not at any time fall below 20% of the amount of deposit maturing during the final। क्लियर है? समझ आ गई कि भाई कोई भी डिपॉजिट जो मैच्योर हो रहे हैं, provided that amount remaining deposit shall not be at any time fall below 20% of the amount deposit maturing during the final। तो ये आपको बता के चलना पड़ेगा। आगे बात करते हैं रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट की। रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट, अब बात करते हैं रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट की। रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट के अंदर क्या क्या चीज होंगी? नेम, एड्रेस, पैन ऑफ डिपॉजिटर, पर्टिकुलर ऑफ गार्जियन इन केस ऑफ माइनर, पर्टिकुलर ऑफ नॉमिनी, डिपॉजिट रिसिप्ट, डेट एंड अमाउंट ऑफ ईच डिपॉजिट, ड्यूरेशन ऑफ डिपॉजिट, डेट ऑन विच ईच डिपॉजिट इज रिपेबल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, mandate and instruction for payment of interest, for and for non deduction of tax at source, date or date on which payment of interest shall be made, particular of security, any other relevant particulars। ये सारे का सारा बताया जाना पड़ेगा आपको आपके रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट के अंदर। समझ आ गई? कोई डाउट? Clear No, है sir. sir. हाँ। The entry specified shall be made within 7 days from the date of issuance of receipt duly authenticated by the director or company secretary of the company or by any other officer authorized by the board। जो आप रजिस्टर ऑफ डिपॉजिटर के अंदर जब एंट्री करोगे, वो एंट्री कितने दिनों के अंदर अंदर होनी जानी चाहिए? वो एंट्री हो जानी चाहिए 7 दिनों के अंदर अंदर। जब कंपनी डिपॉजिट रिसिप्ट इश्यू करेगी उसके 7 दिनों के अंदर अंदर एंट्री हो जानी चाहिए। और जो ये रजिस्टर है कितने सालों के लिए मेंटेन किया जाएगा? ये रजिस्टर 8 ईयर तक मेंटेन किया जाएगा। 8 सालों तक ये रजिस्टर जो है मेंटेन किया जाएगा। यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। ये काट दो, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। No, No sir. sir, no doubt. हाँ, ये काट देना, रूल 15 काट देना। यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। अब बात आता है, लिखो, No sir. मोस्ट इंपोर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट आती है बात, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट टू बी फाइल्ड विद द रजिस्टर।
Rule 16 of the Company Acceptance of Deposit Rule 2014. Every company to which these rule apply shall, on or before the 30th date of June, हर साल 30 जून या उससे पहले कंपनी क्या करेगी, एक रिटर्न ऑफ डिपॉजिट फाइल करेगी। और कौन से फॉर्म में फाइल करेगी, डीपीटी 3 फॉर्म में फाइल करेगी, along with the fees as provided in the company registration of office and fees rule 2014, and furnish the information contained therein as on the 31st day of the March of the year duly audited by the auditor of the company. Clear है, समझ आ गए? It is hereby clarified that form DPT 3 shall be used for Yes. filing return of deposit and particular of transaction not considered as deposit or both every company other than government company. तो हर एक कंपनी जो है क्या करेगी, हर साल 30 जून या उससे पहले जिसने भी डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं वो रिटर्न ऑफ डिपॉजिट फाइल करेगी। समझ आ गई? क्लियर है? और उसके डिपॉजिट के अंदर अपने पर्टिकुलर्स इंफॉर्मेशन जो 31 मार्च की बैलेंस शीट में जो भी इंफॉर्मेशन है डिपॉजिट से रिलेटेड वो सारे के सारे उस रिटर्न में बता के यहाँ पर चलेगी। क्लियर है? समझ आ गई? Yes, sir. जी सर। कोई डाउट हो तो बताओ। डिस्क्लोजर क्या होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर? कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोजर क्या देगी? एवरी कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी को छोड़ दिया जाए तो एवरी कंपनी क्या करेगी, डिस्क्लोज करेगी इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय वे ऑफ नोट्स ऑफ अकाउंट्स about the money received from the director. Every private company shall disclose in its financial statement by way of notes about the money received from the director, relative of director. Every company other than government company shall file a one-time return of outstanding receipt of money or loan by company but not considered as deposit in term of clause C sub rule 1 of rule 2 from 1st April 2014 to 31st March 2019। ये जब डीपीटी 3 का एक नया सा जब ये रूल आए थे तो इन्होंने बोला था कि कंपनी ना एक दो तरह से रिटर्न फाइल करेगी। एक तो वन टाइम रिटर्न, जब फर्स्ट टाइम ये आया था वन टाइम रिटर्न, जो कि 2014 से लेके 2019 तक में कंपनी ने जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट की है और जो अभी आउटस्टैंडिंग है उससे रिलेटेड, कि भाई ऐसी ट्रांजैक्शन जो डिपॉजिट में कंसीडर नहीं की जाती उसके रिगार्डिंग एक अलग से रिटर्न फाइल होगी, और दूसरी रिटर्न हर साल फाइल होगी। तो हर साल फाइल जो रिटर्न होगी वो तो हमने बात कर ली ये वाली, और एक रिटर्न थी कि जिन ट्रांजैक्शन को डिपॉजिट कंसीडर नहीं किया जाएगा उन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड भी आप रिटर्न फाइल करोगे। और ये रिटर्न कहाँ से कहाँ तक की होगी, 2014 से लेकर 2019 तक की हो पर चलेगी विद इन 90 डे फ्रॉम द 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 के। अभी इसका कोई रेलेवेंसी नहीं है तो अभी इतना इंपॉर्टेंट ये है भी नहीं, ये हो चुका है फॉर्म। एनी डाउट हियर? तो बेसिकली आपका नो सर। हाँ ये कॉन्ट्रावेंशन का है कि भाई अगर कंपनी कॉन्ट्रावेंशन करती है एवरी कंपनी शैल पे पैरेलल रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% फॉर द ओवरड्यू पीरियड इन केस ऑफ डिपॉजिट वेदर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड मैच्योर और क्लेम। भाई अगर कोई कंपनी डिपॉजिट टाइमली रिपे नहीं करती तो उनपे अलग से 18% का पैनल इंटरेस्ट रेट लगेगा, एज अ पेनल्टी के रूप में लगेगा। उसके बाद क्या है, ये काट दो, बाकी ये पुनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन कि भाई कोई भी कंपनी अगर कि भाई अगर कोई भी पेनल्टी, वैसे तो देखो ऊपर पेनल्टी बता रखी है, मिनिमम कितनी लगेगी 1 करोड़, मैक्सिमम कितनी लगेगी 10 करोड़, लेकिन जहां पर स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं बता रखी तो वहां पर फाइन लगेगा, फाइन विच may extend to 5,000 or where the contravention is in continue with a further fine which may extend to 500 rupees and for every day, हर दिन के हिसाब से 500 रुपया लगेगा अगर आप कंटिन्यू करते हो अपने किसको
ऑफेंस को। तो ये चीजें हैं, बाकी कुछ नहीं है, बाकी ये सारा काट देना। आपका डिपॉजिट वाला चैप्टर इतना ही है, इससे आगे आपका चैप्टर ये नहीं है, खत्म होता है आपका डिपॉजिट वाला चैप्टर। जो जो चीजें मैंने इसमें आपको बताई है आप प्लीज वो करो अच्छे से और इसको कर लो। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम चार्ज वाला चैप्टर करेंगे, चार्ज वाला चैप्टर अपना साथ के साथ वी विल ट्राई कि एक ही क्लास में उसको कंप्लीट कर दें, ठीक है ना।